मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप सभी का अपने वीडियो सेक्शन में पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि अति क्रियाशीलता विकार जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है उनके अंदर अति क्रियाशीलता विकार जो होता है उसके क्या लक्षण है और क्या पहचान है। एक शिक्षक कैसे पहचानेगा कि बालक जो है वह अति क्रियाशीलता विकार से पीड़ित है, अति क्रियाशीलता विकार से ग्रसित है, और किस लक्षणों के आधार पर अति क्रियाशील बालक को पहचानेगा एक शिक्षक और उसकी पहचान कैसे करेगा। सर्वप्रथम अति क्रियाशील बालक जो होते हैं वो कक्ष में कभी भी शांत नहीं बैठते हैं। हाथ पैर को वो ऑलवेज हिलाते डुलाते रहते हैं। मोशन इन हैंड्स एंड फीट, उनके हाथ पैर जो है ऑलवेज मोशन में रहते हैं। अगर वो चेयर पर बैठा है, डेस्क और बेंच है, बेंच पर यदि वो बैठा है तो वो पैरों को हिलाते रहेगा, उसका पैर जो है स्थिर नहीं रहता है। हाथ को भी वो बराबर हिलाते डुलाते रहेगा, अपने अगल बगल के बच्चों को हाथ से परेशान करते रहेगा। इसके साथ साथ वो कक्षा में एक विशेष स्थिति में बैठता है, अपने डेस्क पर सो जाएगा या उकड़ू बैठ जाएगा, या जो नॉर्मल बच्चों, सामान्य बच्चे जो बैठते हैं उस तरह से वो नहीं बैठेगा। सामान्य बालक से वो अलग उसके बैठने का जो ढंग होगा वह सामान्य बालकों से अलग होगा। इसके अलावा वह अत्यधिक क्रोधित होगा। क्लास में जो सामान्य बालकों के साथ यदि कोई लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है जिसमें अति क्रियाशीलता का विकार है तो वो बालक जो है वह अत्यधिक क्रोधित होगा। टू मोर एंग्री, बात बात में तुरंत उसे गुस्सा आ जाएगा। अति क्रियाशीलता विकार से युक्त छात्र सामान्य छात्रों की तुलना में अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। उनमें क्रोधित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार के छात्र शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि यदि वो कोई काम कर रहे हैं और उनके काम करने के बीच में यदि कोई बाधा आ जाती है तो इसको वो सहन नहीं कर पाते हैं और तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कठिन कार्यों एवं खेलों में रुचि लेते हैं। क्योंकि ये अति क्रियाशील हैं, इन्हें नहीं पता है कि हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई भी कठिन कार्य हो सबसे पहले वहाँ घुस जाएंगे कि मैं ये कार्य कर लूँगा, भले ही उसे संपादित ना कर पाए, उस कार्य को ना कर पाए। कठिन प्रकार के कार्य, कठिन खेल के माध्यम से अक्रियाशीलता विकार से युक्त बालकों की पहचान सरलता से की जा सकती है, क्योंकि ये छात्र कठिनाई से युक्त खेलों एवं कार्यों में भाग लेने के अभ्यस्त होते हैं। ये अपनी प्रमुखता और स्वामित्व को बनाए रखने के लिए कठिन से कठिन कार्यों और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पीछे नहीं हटते हैं। कोई भी काम बोलो इनसे करना है, तुरंत क्लास में हाथ ऊपर कर देंगे कि हाँ हम ये काम करेंगे, भले ही ये उसको करें अथवा ना करें। शीघ्र निर्णय लेने की, क्योंकि ये आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि इस बात का क्या परिणाम होगा। सोचे बिना किसी भी बात पर ये शीघ्र निर्णय ले लेते हैं और इस कारण इन्हें असफलता मिलती है। अधिकतर किसी भी कार्य को ये योजना बनाकर नहीं करते हैं, जिसके कारण इन्हें कार्य में सफलता जल्दी नहीं मिलती है। अक्रियाशीलता विकार वाले बालक निर्णय लेने में सामान्य छात्रों की अपेक्षा शीघ्रता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि सामान्य रूप से निर्णय सोच विचार के बाद ही लेना चाहिए। अपने इस शीघ्र निर्णय के कारण छात्र कभी कभी हंसी के पात्र भी बन जाते हैं।
तथा अपने कार्य योजनाओं में असफल हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को ये योजना बनाकर नहीं करते हैं। इनकी इन विशेषताओं के आधार पर भी शिक्षक शीघ्रता से इनकी पहचान कर सकता है। नेक्स्ट है अनुचित गतिविधियां। चूंकि ये अति क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इम्प्रॉपर मूवमेंट में ये प्रायः लिप्त हो जाते हैं। अनुचित गतिविधियों में ये प्रायः लिप्त हो जाते हैं। अपनी अति क्रियाशीलता स्वभाव के कारण ये इम्प्रॉपर मूवमेंट की ओर, अनुचित गतिविधियों की ओर लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के छात्र सामान्य रूप से जब किसी गतिविधि में सफल नहीं हो पाते हैं, तो अनुचित तरीके से उस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे परीक्षा में इन छात्रों को किसी प्रश्न का उत्तर यदि नहीं आता है, तो वह अपने अगल बगल के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की कोशिश करता है, या तो खुद चोरी चुटका करता है, या पानी पीने के बहाने, वॉशरूम के बहाने बाहर जाता है और बाहर जाकर प्रश्न पत्र से संबंधित उत्तर को ढूंढने का प्रयास करता है। अनेक उपायों से वो परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार अपने जीवन में अनुचित गतिविधियों में भाग लेने की प्रवृत्ति अति क्रियाशील बालकों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनका एक ग्रुप होता है जो नॉटी होता है, नटखट होता है। अति क्रियाशीलता लक्षण से युक्त जो बालक होते हैं, इनका अपना एक ग्रुप होता है जो इस टाइप का उदंड काम, नॉटी काम करने में माहिर होता है। इस टाइप का जो ग्रुप होता है, वैसे बालकों की गतिविधियां जो होती है वो शरारत पूर्ण होती है। इनकी गतिविधियां जो होती है वह शरारत पूर्ण होती है। ये ब्लैक बोर्ड पर किसी शिक्षक का चित्र बना देते हैं, शिक्षक की नकल करने लगते हैं और अपनी शरारती तथा अन्य शरारती गतिविधियों के लिए अन्य व्यक्तियों का भी सहयोग लेते हैं। इनकी इस प्रकार की गतिविधियों के आधार पर भी इनको पहचाना जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बालक जो होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बालकों में बोलने की, बातचीत करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार के बालक जो होते हैं वह कक्षा में चुपचाप नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि इनमें अधिक बातचीत करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये किसी घटना या कार्य पर अपना तर्क एवं विचार अनावश्यक रूप से देने का प्रयास करते हैं। किसी भी घटना पर इनसे पूछा जाए या न पूछा जाए, अपना तर्क, अपना विचार अनावश्यक रूप से प्रस्तुत करने लगते हैं। इसलिए इनको कक्षा में शांत करने के लिए शिक्षक को अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। इनकी इस प्रवृत्ति के आधार पर भी शिक्षक इन्हें आसानी से पहचान सकता है। इसके अलावा इनमें प्रतीक्षा का अभाव पाया जाता है, लैक ऑफ वेटिंग। इस प्रकार के अति क्रियाशील विकार से जो ग्रस्त बालक होते हैं, उनमें प्रतीक्षा का अभाव पाया जाता है। अति क्रियाशील बालकों में प्रतीक्षा करने की आदत सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। ये किसी कार्य एवं व्यवस्था के प्रति प्रतीक्षा में अधीरता प्रकट करने लगते हैं। शिक्षक कक्षा में बैठे अन्य छात्रों को प्रश्न कर रहा है, तो ये पीछे, यदि शिक्षक क्लास में किसी दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे शिक्षक को लगता है कि मैं जो समझा रहा हूँ, मान लीजिए गणित का शिक्षक है, वो ब्लैक बोर्ड में गणित पढ़ा रहा है, समझा रहा है, शिक्षक को ऐसा लगता है कि फलाना बच्चा जो है वो नहीं समझ रहा है, शिक्षक उससे क्वेश्चन करता है। लेकिन इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो बिना शिक्षक के पूछे दूसरे छात्र के बदले
खुद जवाब देने लगते हैं और अपनी बारी आने का इंतजार नहीं करते हैं। अति क्रियाशीलता विकार से युक्त जो बालक होते हैं, ये इसके अलावा इनमें अवेयरनेस का अभाव पाया जाता है। किसी भी कार्य के एक कार्य को छोड़कर ये दूसरे कार्य में तुरंत चले जाते हैं, बिना सोचे विचारे कि हम उस कार्य को कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या देखें कि अति क्रियाशील विकार से जो युक्त बालक होते हैं, वो एक कक्षा में हाथ पैर हिलाते डुलाते रहते हैं, वो एक विशेष स्थिति में बैठते हैं, सामान्य बालकों के जैसा नहीं बैठते हैं। साथ ही साथ कठिन कार्य और कठिन खेलों में रुचि प्रदर्शित करते हैं, भले ही वो उस कार्य को, उस खेल में सफलता हासिल ना कर पाए, उस कार्य में सफलता हासिल ना कर पाए, क्योंकि ये बिना सोचे विचारे किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। कार्य को करने से पहले उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, इसलिए प्रायः इन्हें असफलता ही मिलती है। साथ ही साथ ये शीघ्र निर्णय लेते हैं, कुछ भी बोलो ये काम करना है, कौन करेगा, फटाक से हाथ उठा देंगे, मैं करूँगा, चले भी जाएंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे, बाद में अपना समूह लेके रह जाएंगे, इनसे काम तो होगा नहीं। साथ ही साथ ये अनुचित गतिविधियों में भाग लेने से भी परहेज नहीं करते हैं। मान लीजिए खेल का मैदान है, ये खेल रहे हैं, इनको हार लग रहा है कि अब तो हार होना है। मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, इनकी जो अपोजिट टीम है वो गोल किए जा रही है, इनको गोल करने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी टीम हारेगी, तो ये अनुचित कार्य जिसे किसी प्लेयर को पैर फंसा कर गिरा देना ताकि वो गोल नहीं कर पाए, उनका जो अच्छा प्लेयर हो। उसी तरह एग्जाम में किसी प्रश्न का आंसर यदि नहीं आता है तो अपने बगल के विद्यार्थी की कॉपी से ताक झांक करना, उसको परेशान करना, साथ ही साथ बाहर निकलकर बाहर से किताब में से उस प्रश्न का हल खोजना, इस टाइप की ये गतिविधियाँ, अनुचित गतिविधियाँ करते हैं। साथ ही साथ इनका जो वर्ग होता है, ऐसे बालक जो होते हैं अपना एक ग्रुप बना कर रखते हैं, जो क्लास में हमेशा उद्दंडता करते रहते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर किसी शिक्षक का ड्राइंग बना देना, किसी शिक्षक का नकल करना, किसी का उपनाम रख देना, इस टाइप की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इनमें प्रतीक्षा का अभाव होता है। साथ ही साथ ये अधिक बातचीत करने वाले होते हैं। किसी भी कक्ष में आप देखिएगा 50 बालक हैं तो उसमें 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा मोर टॉकिंग हमेशा बात करते रहते हैं और शिक्षक को उन्हें शांत कराने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इसके आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि बालक जो है अति क्रियाशीलता विकार से ग्रस्त है। अब हम इसका उपचार देखते हैं। अति क्रियाशील बालक और अवधान अभाव से ग्रस्त जो बालक हैं, उसका हम उपचार कैसे करेंगे। शिक्षक तो पहचान लिया कि ये बालक जो है ये अति क्रियाशीलता विकार से पीड़ित है। ये बालक जो है इसमें अवधान की समस्या है, अवधान अभाव से पीड़ित है। तो शिक्षक इनका उपचार कैसे करेगा। अब हम देखते हैं इनका उपचार। तो एक कुशल शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह अपनी कक्षा के छात्रों में अवधान अभाव विकार और अति क्रियाशीलता विकार के दोषों को पहचान कर उनके कारणों का पता लगाकर उनके उपचार की व्यवस्था करें। एक कुशल शिक्षक, एक उत्तम शिक्षक, एक कुशल शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह अपनी कक्षा में अवधान अभाव पीड़ित बालक और अति क्रियाशीलता विकार युक्त बालक की पहचान करे, उसके इस समस्या के कारणों का पता लगाए और समय पर समुचित उपचार की
व्यवस्था करें। सामान्य रूप से ये विकार छात्रों में किसी एक कारण से नहीं होते हैं। सामान्य रूप से ये विकार किसी छात्र में किसी एक कारण से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है जिसे अवधान अभाव पीड़ित में हमने देखा कि गृह कार्य करके बालक नहीं लाता है, कक्षा कार्य नहीं करता है। हो सकता है बालक सामान्य बालक हो, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो, और कोई कारण हो जिसके कारण वह होमवर्क करके नहीं आता है। मान लीजिए उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो गरीब तबके से आता है, उसके माता पिता मजदूर हों, तो घर में कोई उसे होमवर्क कराने वाला ना हो। साथ ही कुछ बालक ऐसे होते हैं जो इतने गरीब तबके से होते हैं कि स्कूल के बाद वो कहीं ना कहीं काम करने चले जाते हैं और उनको समय नहीं मिलता है कि वो होमवर्क करके आए। घर में वो पढ़ने का घर में उनको समय नहीं मिलता है। वो घर में गरीबी के कारण स्कूल से घर जाने के बाद किसी काम में चले जाते हैं, खेतों में काम करने चले गए, होटलों में काम करने चले गए, या कुछ अपने माता पिता के साथ बेचने चले गए, तो उनको घर में पढ़ने का समय नहीं मिलता है, जिस कारण वह उसकी बुद्धि सामान्य बालकों के समान है, किंतु वह कक्षा कार्य नहीं करता है, गृह कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि बालक में किसी क्लास में मान लीजिए कि 50 बच्चों का क्लास है और उसमें कम से कम 6 बच्चे ऐसे हैं जो अवधान समस्या और अतिक्रियाशीलता की समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि उन सभी बच्चों में, उन 6 के 6 सभी बच्चों में एक ही कारण हो कि वो इन दोनों समस्याओं से या इनमें से किसी एक समस्या से पीड़ित हो। इन विकारों के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन विकारों का अलग अलग कारण हो सकता है। इसलिए एक शिक्षक को यह पता लगाना चाहिए कि क्या कारण है कि बालक ऐसा कर रहा है, क्या क्या अलग अलग कारण है कि बालक ऐसा कर रहा है, और उसके समाधान का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक के द्वारा इन विकारों के समाधान के लिए कुछ विशेष प्रयास जो है वो इस प्रकार है, जिसको एक कुशल शिक्षक को करना चाहिए। जिसमें पहला है, बालकों में अति क्रियाशीलता के लक्षणों को देखते ही शिक्षक द्वारा उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा सकारात्मक पॉजिटिव रूप से उनको प्रेरणा प्रदान करते हुए विकारों को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जो मैथ्स का होमवर्क डेली करके नहीं लाता है। यदि एक शिक्षक उससे निगेटिव रूप से पेश आता है और कहता है मैथ्स तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मैथ्स नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा करो, मैथ्स छोड़ दो, मैथ्स तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे मैथ्स नहीं होगा, तो वो उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं मैथ्स नहीं कर पाऊँगा, मैं मैथ्स के लायक नहीं हूँ। उसके स्थान पर उससे उत्साहवर्धक बात करनी चाहिए, उससे कहना चाहिए आप जरूर कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। एक कुशल शिक्षक का ये काम है कि बालक से सकारात्मक बातचीत करे, उसका उत्साह वर्धन करे, ना कि उसे डिमोरलाइज करे। तो बालकों में अति क्रियाशीलता के लक्षणों को देखते ही शिक्षक द्वारा उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक रूप से उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनको प्रेरणा देना चाहिए, जिससे बालक में इन विकारों को बढ़ने से रोका जा सके। दूसरा है,
इस प्रकार के छात्रों को सामूहिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। बालक में अवधान की समस्या है, वह अकेले नहीं कर पाएगा। शिक्षक यदि पकड़ लिया है कि इस बालक में अवधान की समस्या है, इसमें अति क्रियाशीलता की समस्या है, तो उसको अकेले कोई काम न दे के ग्रुप में काम दे, सामान्य बालकों के ग्रुप में उसको डाल दे और उनके साथ उसको काम दे। उससे क्या होगा कि ग्रुप में रहने से बालक दूसरे बालक के संवेगों को समझ सकेगा तथा एक दूसरों के संवेगों को समझने से एक दूसरे के संवेगों को सम्मान देगा। तो दूसरा हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार के छात्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, जिससे समूह में रहकर एक दूसरे के संवेगों को बालक समझ सके तथा एक दूसरे के संवेगों का सम्मान कर सके। तीसरा है छात्रों को उनके रुचि के अनुसार कार्य कराने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र कार्य में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। यदि बालक के रुचि के अनुसार कार्य है, बालक की क्षमता के अनुसार उसका कार्य है, बालक की योग्यता के अनुसार कार्य है, बालक की आवश्यकता के अनुसार कार्य है, तो बालक कार्य पर ध्यान केंद्रित अवश्य करेगा, क्योंकि रुचिपूर्ण कार्य सदैव छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग डिसेबल चाइल्ड है तो उसकी कोई रुचि नहीं है। बिल्कुल सबकी अपनी रुचि होती है। किसी को पढ़ने में रुचि नहीं है, खेल में रुचि है, वो खेल में नाम कमाता है। किसी को तैराकी में रुचि है, किसी को डांस में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान प्राप्त करने वाला ही सामान्य बालक है। तो बालक की रुचि के अनुसार, बालक की आवश्यकता के अनुसार, बालक की क्षमता के अनुसार, बालक की मनोवैज्ञानिक क्षमता के अनुसार, ये नहीं कि बालक का मनोविज्ञान 5 साल के बच्चे के समान है और उसके ऊपर हम 10 साल के बच्चे का काम सौंप देंगे तो निश्चित ही वो बालक उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। तो बालक को उसकी रुचि के अनुसार कार्य देना चाहिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता, योग्यता, उसका IQ लेवल, उसकी आयु क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए। तो अवश्य ही बालक अपना ध्यान उस पर केंद्रित करेगा और रुचि के अनुसार कार्य मिलेगा तो बालक कार्य करने की ओर आकर्षित होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक को छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं मेथड में शिक्षण विधियों के बारे, जिसे मुझे अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बालकों को एक शिक्षक को चाहिए, एक कुशल शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इससे क्या होगा कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होगी तथा छात्रों का अवधान भी भंग नहीं होगा। जैसे प्राथमिक स्तर पर सदैव शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे टीवी को, रूसो को, ये कहते हैं खेल द्वारा बालक को शिक्षित करना, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय एक्टिविटी, क्रिया द्वारा, खेल द्वारा, अनुभव द्वारा बालक को शिक्षित करना चाहिए। तो
शिक्षक को छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होगी और छात्रों का अवधान भी भंग नहीं होगा। जैसे प्राथमिक स्तर पर हमें बालकों को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, क्रिया के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और ऐसा आजकल किंडरगार्टन स्कूलों में हो रहा है। किंडरगार्टन स्कूलों की सबसे बड़ी समर्थक मारिया मोंटेसरी थी। इन्होंने ही किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना की थी। जॉन डेवी हुए, रूसो हुए, ये भी बालक को खेल विधि द्वारा, क्रिया विधि द्वारा शिक्षा देने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार के छात्रों को उनकी विफलता एवं किसी बिंदु पर अवधान केंद्रित न करने की स्थिति में प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के छात्रों को यदि वो किसी कार्य में अवधान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसका शिक्षक को चाहिए कि उसे प्रोत्साहित करे, उसे दोबारा मौका दे, ना कि प्रताड़ित करे। यदि छात्रों को शिक्षक द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, यदि ऐसे छात्रों को शिक्षक प्रताड़ित करता है, तो समस्या का समाधान नहीं होगा, वरन समस्या और बढ़ जाएगी और विकराल रूप ले लेगी। नेक्स्ट है, इस प्रकार के छात्रों में धैर्य रखने की स्थिति को उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार के छात्रों को सिखाना चाहिए पेशेंस, धैर्य कैसे रखा जाए इसकी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि छात्र अपने क्रम का इंतजार कर सके, क्रम अनुसार उत्तर दे सके। नेक्स्ट है, विद्यालय में इस प्रकार के छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं अनिवार्य रूप से प्रदान करना चाहिए, जिसको आजकल आप लोग काउंसलिंग कहते हैं कि बालक को काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो काउंसलिंग क्या है? निर्देशन और परामर्श। तो विद्यालय में इस प्रकार के छात्रों के लिए निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्र अपनी आवश्यकता, ताकि छात्र जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्राप्त कर सके और अति क्रियाशीलता और अवधान अभाव विकार के दोषों से मुक्त हो सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार के छात्रों के लिए विद्यालय में निर्देशन और परामर्श सेवाएं अनिवार्य रूप से प्रदान करनी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि अपने इस प्रकार के बालकों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करें, जिससे बालक इस प्रकार के निर्देशन और परामर्श से सहायता प्राप्त कर सके और अवधान अभाव समस्या और अति क्रियाशीलता की समस्या से मुक्त हो सके। इस प्रकार के छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा अनुवर्ती कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अनुवर्ती कार्यक्रमों में अति क्रियाशीलता विकार एवं अवधान अभाव विकार वाले छात्रों को सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, मंद बुद्धि और मंद स्मृति वाले छात्रों को चिकित्सकीय सलाह देना आवश्यक होता है। जो स्लोअर लर्नर होते हैं, मंद बुद्धि वाले छात्र होते हैं, मंद स्मृति वाले छात्र होते हैं, जिनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, ऐसे छात्रों को चिकित्सकीय सलाह, डॉक्टर की सलाह देना अति आवश्यक है, क्योंकि इस दशा में शिक्षक प्रारंभिक प्रयास ही नहीं करते हैं।
स्लोअर लर्नर छात्र को प्रारंभ में ही यदि उचित चिकित्सकीय सुविधा मिले तो बहुत हद तक उसकी मंद बुद्धि पर काबू पाया जा सकता है, उसकी मंद बुद्धि की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के छात्रों को अवधान विकार से युक्त और अति क्रियाशील विकार से युक्त छात्रों को सामान्य छात्रों की श्रेणी में लाने के लिए शिक्षक द्वारा उन्हें उपयुक्त पृष्ठ पोषण प्रदान करना चाहिए। सामान्य बालकों के सामान्य व्यवहार कर सके, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें पृष्ठ पोषण प्रदान करे, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न न हो, जिससे कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का हीन भावना उत्पन्न न हो, तथा वे अवसाद और अगर हीन भावना उनके अंदर आ जाएगी तो वे अवसाद ग्रसित हो जाएंगे, चिंता ग्रसित हो जाएंगे। तो बालकों के अंदर हीन भावना नहीं आने देना चाहिए ताकि वो अवसाद ग्रसित ना हो। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है, अभी जो हमने विवेचना किया कि अति क्रियाशीलता विकार युक्त और अवधान विकार युक्त बालकों का किस प्रकार एक कुशल शिक्षक उपचार कर सकता है। इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अति क्रियाशीलता विकार और अवधान अभाव विकार को समाप्त करने के लिए चिकित्सा पद्धति के साथ साथ शिक्षक और विद्यालयी व्यवस्था की सहायता भी आवश्यक है। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अति क्रियाशीलता विकार और अवधान अभाव विकार को समाप्त करने के लिए चिकित्सा पद्धति के साथ साथ शिक्षक और विद्यालयी व्यवस्था की सहायता आवश्यक होती है, क्योंकि किसी एक व्यवस्था के माध्यम से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।